पिछले पार्ट में आपने 150 तक विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे और कुछ एग्जाम पॉइंट्स भी देखे थे। आज 151 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151वां है कि सेक्सुअल जिलेसी इज ए थीम इन शेक्सपियर। मतलब सेक्सुअल जिलेसी मतलब किस नाटक का थीम है शेक्सपियर के लिए। तो जो ओथेलो नाटक है विलियम शेक्सपियर का, जिसका पूरा टाइटल है ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस, एक ट्रेजेडी है 1603-4 में जो लिखी गई है, और इसकी स्टोरी जो है आधारित है अन कैप्टेनो मोरो पर आधारित है। एक मोरिस कैप्टन था, तो उसी पर इसकी आधारित है। और ये जो बुक है अन कैप्टेनो मोरो, ये सिंथियो ने लिखी है, जो शिष्य था किसका? बोकेसियो का। BOCCACCIO, बोकेसियो का शिष्य था सिंथियो। उसी ने ये अनकैप्टिनो मोरो बुक लिखी है, एक मोरिस कैप्टन के बारे में, तो उसी पर आधारित है। और ये सिंथियो CINTHIO, सिंथियो ने ये बुक कैप्टेनो मोरो बुक जो थी प्रकाशित कराई थी 1665 ईस्वी में। जो शिष्य था सिंथेनियो बोकेसियो को, उसी की बुक पर ये ओथेलो आधारित है। 152वां क्वेश्चन है कि विलियम शेक्सपियर का जो जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपट्रा और कोरियोलैनस जो है, ये किस पर आधारित है? तो ये जो विलियम शेक्सपियर के जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपट्रा एंड कोरियोलैनस, ये आधारित हैं प्लूटार्क की एक रचना है लिव्ज। प्लूटार्क की एक रचना है लिव्ज, उसी पर आधारित है। और इन तीनों को, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपट्रा और कोरियोलैनस, ये रोमन प्ले जाने जाते हैं। एक लाइन है, इफ इट वर डन व्हेन दिस डन देन देयर वेल इट वर डन क्विकली। ये किसने कहा है? तो इफ इट वर डन व्हेन दिस डन देन देयर वेल इट वर डन क्विकली, तो ये लाइन जो है ये सोलिलोक्वीज है, शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ की है ये, जो मैकबेथ के द्वारा बोला गया है एक्ट फर्स्ट में और सीन थर्ड में। इफ इट वर डन व्हेन दिस डन देन देयर वेल इट वर डन क्विकली। यदि यह किया जाता और जब किया गया, और तब देयर वेल अच्छा किया गया और बहुत जल्दी किया गया था। तो ये मैकबेथ कहता है सोलिलोक्यू एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड में। अगला क्वेश्चन है कि शेक्सपियर का कौन सा नाटक जिसमें ये लाइन कही गई है, कौन सी? देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो। देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो। गौरैया के गिरने में एक बहुत स्पेशल प्रोविडेंस है ये। तो ये लाइन कही गई है हैमलेट में। हैमलेट नाटक जो 1599 और 1601 के बीच में लिखा गया और प्रकाशित कराया भी गया 1601 में। तो ये क्वार्टो एडिशन, जो 1603 में क्वार्टो नहीं प्रकाशित हुआ था, जिसमें 19 इसके प्ले प्रकाशित हुए थे, तो उसमें ये हैमलेट प्रकाशित कराया गया था। तो उसी की ये लाइन है, देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो। शेक्सपियर के सोनेट्स जो हैं वो एक अननोन मिस्टर WH यानी हेनरी रेथस्ले और डार्क लेडी को समर्पित हैं, शेक्सपियर के सोनेट्स। अगला 156वां क्वेश्चन है कि इन नाटकों में से कौन सा शेक्सपियर का नाटक क्रॉस ड्रेसिंग एज ए डिवाइस की तरह देखा जाता है? क्रॉस ड्रेसिंग एज ए डिवाइस, तो एज यू लाइक इट दिया गया है, जूलियस सीजर दिया गया है, सिम्बेलिन दिया गया है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना दिया गया है। तो इसमें जो जूलियस सीजर है उसको इसमें जो है क्रॉस ड्रेसिंग यूज नहीं होती है। बाकी एज यू लाइक इट में भी रूप बदलते हैं लोग, रोजलिंड भी बदलती है, बनती है गैनीविल। सिम्बेलिन में भी रूप बदला जाता है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में भी। तो सिर्फ जूलियस सीजर में जो है
क्रॉस ड्रेसिंग एज ए डिवाइस के तौर पर यूज नहीं किया जाता है, बाकी सभी में यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन 158वां है कि नीचे दो दिए गए हैं नाम, उनमें से किसका एक ऐसा नाटक है जिसने किंग लियर को हैप्पी एंडिंग दी है। तो नैहम टेट ने जो एक नाटक लिखा है द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, तो उसमें नैहम टेट ने द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर में 1681 में जो इन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, तो उसमें इन्होंने जो ओरिजिनल किंग लियर था शेक्सपियर के द्वारा ट्रेजेडी यानी अंतिम में वो मर जाता है, तो लेकिन उसमें उन्होंने इसको हैप्पी एंडिंग दी है नैहम टेट ने। अगला 198वां क्वेश्चन है कि आप स्टेटमेंट पढ़िएगा और कारण बताइएगा। जैसे लिखा है पहला एसर्शन और कारण, मतलब रिजल्ट और कारण। रिजल्ट ये है कि ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना, ओथेलो जो है डेस्टिमोना को मार देता है, और कारण ये है क्योंकि डेस्टिमोना कमिटेड इनफाइडेलिटी है। तो देखिए जो ओथेलो डेस्टिमोना को मार तो देता है क्योंकि वह विश्वास कर लेता है कि डेस्टिमोना जो है अनफेथफुल उसके प्रति है और कैसियो के प्रति फेथफुल है। मेरे प्रति मतलब ओथेलो के प्रति ओथेलो सोचता है कि उसके प्रति अनफेथफुल है और कैसियो के प्रति फेथफुल है, तो इस वजह से वो डेस्टिमोना को अपनी पत्नी को मार देता है। तो ये इसमें जो दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। पहला क्वेश्चन तो सही है, मतलब ओथेलो डेस्टिमोना को मार देता है, लेकिन ये सही नहीं है कि डेस्टिमोना जो है निश्चित तौर पर जो है वो अनफेथफुल है। अनफेथफुल नहीं थी, वो अज्ञानता के कारण मार देता है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। अगला लिखा है कि नीचे दिए गए कौन से वुमेन राइटर्स हैं जो फेमस हुए कल्पना करने में फ्लाइट ऑफ शेक्सपियर सिस्टर, मतलब जिन्होंने इसमें 4 लेखिका हैं जो औरत के तौर पर यानी लेडीज राइटर हैं, जैसे जॉर्ज इलियट हैं, वर्जीनिया वुल्फ हैं, आइरिस मर्डोथ हैं और फ्रांसिस बर्ने हैं। तो इनमें किसने ये कल्पना की है द फ्लाइट ऑफ शेक्सपियर सिस्टर, PLIGST। तो वर्जीनिया वुल्फ ने एक फिक्शनल कैरेक्टर इन्वेंट किया था ज्यूडिथ को, और वर्जीनिया वुल्फ ने ज्यूडिथ को शेक्सपियर की सिस्टर के तौर पर इन्वेंट किया। अपने एक ऐसे में उनका एक निबंध है ए रूम ऑफ वंस ओन, ए रूम ऑफ वंस ओन, और ये 1929 में प्रकाशित हुआ वर्जीनिया वुल्फ का। तो उनमें उसने एक ज्यूडिथ फिक्शनल कैरेक्टर को इन्वेंट किया शेक्सपियर की बहन के तौर पर। उनका ये ऐसे था ए रूम ऑफ वंस ओन, मतलब किसी का स्वयं का एक कमरा, ए रूम ऑफ वंस ओन। तो ये 1929 में वर्जीनिया वुल्फ ने। अगला क्वेश्चन है कीप अप, लाइन हम बोल रहे हैं कीप अप योर ब्राइट स्वॉर्ड्स फॉर द ड्यू विल रस्ट देम। कीप अप योर ब्राइट स्वॉर्ड, रखो तुम अपनी चमकती हुई तलवारों को। फॉर द ड्यू विल रस्ट देम, नहीं तो क्या होगा, ड्यू जो ओस है इनको रस्ट कर देगी। गुड सिग्नियर यू सेल मोर कमांड विद ईयर्स देन विद योर वेपन्स। गुड सिग्नियर यू सेल मोर, अधिक कमांड करेंगी, विद ईयर्स कई वर्षों के साथ में। अगर जंग नहीं लगेगी तो कई सालों, यू सेल मोर कमांड, देन विद योर वेपन्स, अपने औजारों से अधिक तुम शासन करोगे अगर लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। ये लाइन जो है ओथेलो के द्वारा एड्रेस की गई है। और किसको एड्रेस की गई है, तो ये एड्रेस की गई है ब्रेवेंसियो, रोडरिज एंड ऑफिसर्स। इसको ओथेलो कहता है कि तुम लोग अपनी अपनी तलवारें, कीप अप योर ब्राइट स्वॉर्ड्स फॉर ड्यू विल रस्ट देम। डुग सिग्नोर यू सेल मोर कमांड विद ईयर्स देन विद योर वेपन्स। तो ये लाइन जो है ओथेलो नाटक के एक्ट फर्स्ट और सीन द्वितीय से ली गई है, और ओथेलो जो हीरो ऑफ द प्ले है, तो उसके द्वारा कहा जाता है ब्रेवेंसियो के लिए,
रॉड्रिगो के लिए, और ऑफिसर्स जो हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं। ब्रेवेंसियो BRABANTIO, रॉड्रिगो RODERIGO, रॉड्रिगो एंड ऑफिसर्स को कहता है ओथेलो। अगला क्वेश्चन 161वां है कि किंग लियर में कौन ये कहता है द वॉइस ऑफ पुअर टॉम। तो देखिए, किंग लियर वॉइस ऑफ पुअर टॉम ये बोला जाता है एडगर के द्वारा। किंग लियर में जो वॉइस ऑफ पुअर टॉम की आवाज जो है ये बोला जाता है एडगर के द्वारा। किंग लियर एक ट्रेजेडी है, 5 एक्ट में 1605-6 में प्रकाशित कराई गई। और ये किंग लियर जो है, जो पहला क्वार्टो प्रकाशित हुआ था, एडिट हुआ था 1608 में, उसमें ये किंग लियर थी। तो वॉइस ऑफ पुअर टॉम जो है किसे कहा गया है? एडगर को कहा गया है। अगला है फालस्टाफ इज ए करेक्टर इन। तो फाल्स्टाफ एक करेक्टर जो है, कॉमिक करेक्टर है, जो शेक्सपियर के हेनरी IV पार्ट 1 में दिखाई देता है। और फालस्टाफ एक और नाटक में दिखाई देता है, द मैरी वाइव्स ऑफ वाइंडसोर में भी दिखाई देता है, 1602 में जो प्रकाशित हुआ था। और हेनरी IV पार्ट 1 ये 1597 में प्रकाशित हुआ था। तो फालस्टाफ जो है 2 में दिखाई देता है। हेनरी IV पार्ट 1 1597 में जो प्रकाशित हुआ, कॉमिक कैरेक्टर फालस्टाफ इसमें दिखाई देता है। और द मैरी वाइव्स ऑफ वाइंडसोर 1602 में जो प्रकाशित हुआ, कॉमिक कैरेक्टर फालस्टाफ इसमें भी। अगला है, कौन से ग्रीक प्ले सोर्स हैं द विंटर्स टेल। मतलब ग्रीक प्ले में कौन सा ग्रीक प्ले जो है विंटर्स टेल का सोर्स है। तो द विंटर्स टेल जो 1609-11 में लिखी गई, एक बहुत प्राचीन ग्रीक ट्रेजेडी लिखी गई थी, यूरिपिडस लिखी गई, यूरिपिडस अल्सेस्टिस 438 BC, मतलब 438 ईस्वी पूर्व लिखी गई थी। यूरिपिडस के द्वारा एक ग्रेट ट्रेजेडी लिखी गई थी विंटर्स टेल, उसी का स्रोत है। मतलब जो यूरिपिडस ने लिखी थी, एल्सेस्टिस ALCESTIS, एल्सेस्टिस इसने लिखी थी यूरिपिडस ने, तो वही स्रोत है दी विंटर्स टेल का। अगला है, शेक्सपियर के टाइम में कौन अधिकार रखता था दी थिएट्रिकल स्क्रिप्ट पर। तो देखिए, शेक्सपियर के समय में दी एक्टिंग कंपनी जो थी, जो राइट था थिएट्रिकल स्क्रिप्ट का, वो एक्टिंग कंपनी का होता था। इन शेक्सपियर्स टाइम दी एक्टिंग कंपनी ओन द राइट्स टू थिएट्रिकल स्क्रिप्ट। मतलब जो थिएटर की स्क्रिप्ट बोली जाती थी, वो एक्टिंग कंपनी अपने उसका शासन होता था, एक्टिंग कंपनी बोलती थी। अगला है, इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एन आर्गुमेंट एंड रिमार्क, तो इट इज ग्रीक टू मी, यू आर क्वाइटिंग। तो देखिए, ये जो तथ्य आया है, रिमार्क जो है, ये लिया गया है विलियम शेक्सपियर के जूलियस सीजर के नाटक से, जो 1599 में प्रकाशित हुआ। और ये जो लाइन बोली गई है, ये कैस्का के द्वारा बोली गई है। कैस्का के द्वारा, जो जूलियस सीजर का पात्र है, CASCA, कैस्का के द्वारा। और जब कैसियस उससे क्वेश्चन करता है कैस्का से, तो कैसियस को उत्तर देते हुए बोलता है, इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एन आर्गुमेंट एंड रिमार्क, इट इज ग्रीक टू मी, यू आर क्वाइटिंग। यदि तुम समझ नहीं सकते आर्गुमेंट और रिमार्क में अंतर, तो तुम हमें छोड़ सकते हो। ये कैस्का कहता है कैसियस से। कैसियस डिड सिसेरो से एनीथिंग कैस्का, आई हिज स्टोक ग्रीक। तो कैस्का जो है ग्रीक भाषा में कहता है। तो ये ऑप्शन सही है, विलियम शेक्सपियर क्वाइटिंग, यू आर क्वाइटिंग। मतलब किसका ये कोटेशन है? तो विलियम शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर है, तो उसी का। इसमें जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, जॉन डन, सैमुअल जॉनसन, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें विलियम शेक्सपियर का नाटक है जूलियस सीजर, तो इसीलिए विलियम शेक्सपियर सही है। इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एन आर्गुमेंट एंड रिमार्क, इट इज ग्रीक टू मी, यू आर क्वाइटिंग। अगला क्वेश्चन है 166वां
कि किंग लियर में व्हाट रीजन डज केंट एज्यूम ए डिसग्यूज, मतलब क्या कारण है कि केंट जो है अपने को छिपा लेता है, भेष बदल लेता है। देखिए केंट जो है ये भेष बदल लेता है टू कंटिन्यू सर्व लियर, मतलब केंट जो है वो राजा के प्रति वफादार है, राजा उसको नहीं समझ पाता है पहले, तो अपनी राजा की सेवा करने के लिए केंट जो है एक रूप अपना बदल लेता है। और जब किंग लियर को जंगल में भेज दिया जाता है, निकाल दिया जाता है राज्य से, तो फिर केंट जो है भेष बदल के अपनी राजा की सेवा करने के उद्देश्य से अपना भेष बदल लेता है। अच्छा, शेक्सपियर की नैरेटिव पोएम कौन है? देखिए वीनस और एडोनिस, ये विलियम शेक्सपियर की 1593 में लिखी गई एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। और वीनस एंड एडोनिस को फर्स्ट हेयर ऑफ इन्वेंशन भी कहा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, फर्स्ट हेयर ऑफ इन्वेंशन। ये 6 लाइन, मतलब एक स्टेंजा में 6 लाइन का एक स्टेंजा, यानी इट वाज रिटेन इन 6 लाइन स्टेंजा में वीनस और एडोनिस। नेक्स्ट है डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ द यूनिटीज ऑन ग्राउंड ऑफ। डॉक्टर जॉनसन जो है शेक्सपियर के वायलेशन को डिपेंड करते हैं किस ग्राउंड की यूनिटी पे। तो देखिए डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स करते हैं शेक्सपियर के वायलेशन ऑफ द यूनिटीज ऑन ग्राउंड ऑफ द रीडर्स एबिलिटी टू रिकॉन्स्ट्रक्ट। किस ग्राउंड पर? रीडर के यानी पाठक की एबिलिटी रिकॉन्स्ट्रक्ट के प्रति, इस ग्राउंड पर वो वायलेशन यूनिटी को डिफेंड्स करते हैं, मतलब रीडर की एबिलिटी टू रिकॉन्स्ट्रक्ट। अगला क्वेश्चन है सर टॉबी वेल्च एंड सर टॉबी वेल्च और सर एंड्रू एग्यूजीक, ये फेमस कैरेक्टर किसके हैं? तो सर टॉबी वेल्च और सर एंड्रू एग्यूजीक ये फेमस कैरेक्टर शेक्सपियर का जो नाटक है ट्वेल्थ नाइट, जो लगभग 1600 में लिखा गया, तो उसी के हैं। सर टॉबी वेल्च ये ओलिविया का चाचा है, और सर एंड्रू एग्यूजीक ये रिच मैन है जो सर टॉबी ब्रिंग्स टू बी ओलियास ओवर, मतलब ये कहता है कि सर टॉबी जो चाचा है वो ये सर एंड्रू एग्यूजीक ये रिच मैन है, उससे कहता है कि मैं शादी करा दूंगा ओलिविया से आपकी, तो इसलिए लाता है उसको। एज यू लाइक इट में कौन कहता है किससे ये लाइन? कौन सी? ऑल दी वर्ल्ड इज ए स्टेज, मतलब पूरा संसार जो है एक स्टेज है। देखिए ऑल दी वर्ल्ड इज ए स्टेज ये फ्रेजेज कहे जाते हैं, मोनोलॉग्यू है ये विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में, और ये बोला जाता है मिलनकॉली जैकूज के द्वारा। मिलनकॉली जैकूज इस मोनोलॉग्यू को बोलता है एक्ट द्वितीय सीन सप्तम में, एक्ट द्वितीय के सीन सप्तम में बोलता है मिलनकॉली जैकूज इस लाइन को। और ये स्पीच जो है कंपेयर की जाती है वर्ड टू ए स्टेज एंड लाइफ टू ए प्ले एंड कॉटोलॉग्यूज दी 7 स्टेज, और इसमें मानव के जीवन की 7 स्टेजों में बांटा गया है। कभी कभी 7 एज मैन की बोली जाती हैं, जैसे बचपना, स्कूल यानी इन्फेंट, स्कूल, बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, पेंटालोन एंड ओल्ड एज। तो ये 7 एज बताई गई हैं। इन्फेंट यानी बच्चा, स्कूल, फिर बॉय, चौथी लवर, 5वीं सोल्जर, 6वीं जस्टिस और पेंटालोन और ओल्ड एज, ये बोला जाता है फेसिंग इमिनेंट डेथ। और इसके बाद में 7 एजों से होता हुआ ये फेस करता है इमिनेंट डेथ। अगली लाइन 171वीं है। 171वां क्वेश्चन है कि जूलियस सीजर में ब्रूटिस के प्रिज्यूम्ड डेथ, मतलब ब्रूटिस की जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उसकी पत्नी पोर्सिया जो है क्या करती है? तो देखिए जब जूलियस सीजर में ब्रूटिस की प्रिज्यूम्ड डेथ हो जाती है तो उसकी पत्नी जो है कमिट्स करती है सुसाइड। तब उसकी पत्नी आत्महत्या कर लेती है 42 BC में, 42 ईस्वी पूर्व में, रेप्यूटेडली बाई शोइलिंग हॉट कोल्स, हैं अपने को ये जलता हुआ कोयला अपने मुंह में डाल लेती है। वाह पोर्सिया।
बड़ी दर्दनाक मृत्यु होती है। 172वां क्वेश्चन है, किल क्लैडियो हु मेड दिस डिमांड एंड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। मतलब क्लैडियो को मारो, ये कौन कहता है, किसकी डिमांड है, किस प्ले में शेक्सपियर के। देखिए किल क्लैडियो, ये डिमांड जो है बेट्रिस के द्वारा बनाई जाती है, BEATRIC। और बेट्रिस ये मच एडू अबाउट नथिंग का पात्र है। और बेट्रिस जो है ये किल क्लैडियो ये लाइन कहता है मच एडू अबाउट नथिंग में, एक्ट 5वें और सीन 1 में। इस सीन में बेट्रिस जो है, बेट्रिस और बेंडिक ये प्रोक्लेम करते हैं, मतलब शिकायत करते हैं देयर लव, अपने प्रेम के बारे में दूसरे से। बेनिडिक तब पूछता है हाउ टू प्रूव हिज लव फॉर बेट्राइस। मतलब ये पूछता है बेनिडिक कि कैसे अपना प्रेम सिद्ध करूं बेट्राइस के, यानी उसके प्रति। तब वो बेट्राइस जो लड़की है वो उससे कहती है बेनिडिक से, तुम क्लैडियो को मारो तब हम जाने कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। तो बेनिडिक जो है मारने के लिए बेनिडिक से कहा जाता है बेट्राइस के द्वारा। 173वां क्वेश्चन है कि शेक्सपियर ने थीम ऑफ इन हिज सोनेट, अपनी थीम जो है किसको एड्रेस करते हुए लिखी है। तो जो शेक्सपियर हैं उन्होंने अपने सोनेट जो है उनकी थीम जो है लव है, ब्यूटी है, टाइम है और लॉयल्टी है। और शेक्सपियर के सोनेट जो है थीम जो है ये पैसेज ऑफ टाइम, लव, ब्यूटी और मॉल्टी है। पहले 126 सोनेट जो है वो एक युवा आदमी को एड्रेस किए गए हैं, डेडिकेट किए गए हैं। और फिर उसके बाद 26 जो है एक औरत को डेडिकेट किए गए हैं। बचे हुए 2 सोनेट जो है लव सोनेट हैं, जिन्हें क्यूपिड यानी कामदेव को एड्रेस यानी डेडिकेट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर फॉर वेंजेंस एंड वॉइस ऑफ कॉन्शियंस लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक प्रोटैगोनिस्ट इन शेक्सपियर्स। मतलब डिजायर फॉर वेंजियंस और वॉइस ऑफ कॉन्शियंस के बीच में जो संघर्ष है वो शेक्सपियर के किस नाटक का जो ट्रेजेडी है, उसका जो हीरो है, प्रोटैगोनिस्ट है, उसका वो पतन का कारण बनती है। कौन सी चीज? डिजायर फॉर वेंजियंस और वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। मतलब वो अंतरात्मा की आवाज और बदले की जो इच्छा है, इन दोनों में वो लड़ता रहता है। इसी के कारण उस ट्रेजिक का जो प्रोटैगोनिस्ट है वो पतन का कारण बनता है। तो ये जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है वो हैमलेट है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर ऑफ वेंजियंस एंड वॉइस ऑफ कॉन्शियंस लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक प्रोटैगोनिस्ट इन शेक्सपियर हैमलेट। और ये हैमलेट 1601 में सेट किया गया था किंगडम डेनमार्क में। अगला है, टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो एरियल को फ्री कर देता है जब फ्रॉम दी विच साइक्रोएक्स बट हैज इन स्लॉप। मतलब शेक्सपियर टेम्पेस्ट नाटक में प्रोस्पेरो एरियल को फ्री करता है जो चुड़ैल थी साइक्रोएक्स, लेकिन इंस्लेव्ड यानी और लेकिन दास बना लिया था किसका। तो देखिए टेम्पेस्ट नाटक में प्रोस्पेरो एरियल का तो फ्री कर देता है जो, और किससे फ्री करता है एरियल को? एक चुड़ैल थी साइकोरेक्स, छुड़ा लेता है उससे साइकोरेक्स से, लेकिन स्वयं का दास बना लेता है। बट हैज इंस्लेव्ड कैलिबन, लेकिन दास बना लेता है कैलिबन। कैलिबन एक विलेनियस है आइसलैंड नेटिव का, और दी डिमोर्ड सन ऑफ विच नेम्ड साइक्रोएक्स, और वो डिफॉर्म सन है। मतलब कैलिबन जो है ये जो साइकोरेक्स का पुत्र है कैलिबन, और जो शासन करता है आइसलैंड पे प्रोस्पेरो के आने से पहले। मतलब साइकोरेक्स जो वो है डाइन, तो उसका पुत्र है कैनिबल, और ये जो आइसलैंड है, आइसलैंड पे वही पहले शासन करता था, लेकिन जब प्रोस्पेरो आ गया तो फिर अब वो शासन करने लगा, है ना। तो यही तो क्वेश्चन पूछता है कि टेम्पेस्ट में एरियल तो फ्री करा लेता है साइकोरेक्स से, लेकिन वो दास बना लेता है किसको? कैलिबन को।
अगला क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम मार्क एंटोनी एंड ऑक्टिवियस सीजर हु वाज द थर्ड मेंबर ऑफ द ट्रिumvirate विच रूल्ड रोमन एम्पायर इन द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। देखिए, एंटोनी और क्लियोपेट्रा में नाटक में कौन से दो रोमन एम्पायर हैं? ये तीन रोमन एम्पायर हैं जो रोमन एम्पायर पर शासन करते। एक तो मार्क एंटोनी हो गए, दूसरा ऑक्टेवियस सीजर हो गया, तीसरा मेंबर कौन सा है तीन तिकड़ी में से? तो तीसरा मेंबर जो है लेपिडस है। लेपिडस यानी मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस, ये तिकड़ी जो है ये एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा नाटक में रोमन एम्पायर पे शासन करते हैं। अगला है, वेयर वॉज हेमलेट स्टडिंग व्हेन ही वॉज समन टू डेनमार्क ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। देखिए, प्रिंस हेमलेट को दुखी है जब ये खबर पाता है प्रिंस हेमलेट डेनमार्क से अपने स्कूल जर्मनी में पाता है, और फिर वो अपने पिता की जो फ्यूनरल है यानी जो चिता है उसको आग देने आता है। वो एकदम अचंभा है। ये पिता की मृत्यु से उतना अचंभा नहीं उसको होता है जितना ये अचंभा होता है कि उसकी माँ ने इतनी जल्दी शादी कर ली। द क्वीन हैज वेड हैमलेट्स अंकल, और उसके अंकल से शादी कर ली द डेड किंग्स ब्रदर, जो उसका जो पिता था यानी मरा हुआ राजा का भाई। अगला है, उससे उसने शादी कर ली। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर के मैकबेथ में जो हु इज रॉस रिफरिंग टू व्हेन ही यूजेस द डिस्क्रिप्शन बेलोन्स ब्राइडग्रूम। मतलब शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ में मैकबेथ जो एक रॉस रिफरिंग करता है जब वह यूज करता है डिस्क्रिप्शन बेलोन्स ब्राइडग्रूम। देखिए, शेक्सपियर का जो नाटक है मैकबेथ, तो उसमें मैकबेथ बेलून्स वाज द रोमन गॉडेस। ये जो मैकबेथ नाटक में जो बेलोना है ये एक रोमन की देवी है, और ये बेलोना BELLONA बेलोना जो है रोमन की युद्ध की देवी है। और यहाँ थेन ऑफ रॉस प्रशंसा करता है, मतलब रॉस का जो थेन है वो प्रशंसा करता है मैकबेथ के अनसरपास्ड स्किल ऑन द बैटलफील्ड। जो रॉस है, रॉस का थेन है, वो प्रशंसा करता है मैकबेथ के द्वारा दिखाई गई वीरता युद्ध भूमि में। और वो कहता है, मैकबेथ को कहता है बेलोनास ब्राइड ग्रूम, मतलब बेलोना के दूल्हा हो तुम, ब्राइड ग्रूम हो, ये कहता है थेन ऑफ रॉस कहता है मैकबेथ से। 189वां क्वेश्चन है कि वॉज द होप ड्रंक वेयर इन यू ड्रेस्ड यूर सेल्फ, व्हाट होप इज लेडी मैकबेथ टॉकिंग अबाउट इन शेक्सपियर प्ले मैकबेथ। मतलब शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ में जो लेडी मैकबेथ के द्वारा जब बातचीत की जाती है और कहा जाता है कि क्या होप ड्रंक है, मतलब आशा में डूबना क्या है, जहां यू ड्रेस्ड योर सेल्फ, जब तुम स्वयं को ड्रेस करते हो, तो ये जो होप है इसका मतलब क्या है? तो देखिए, वाज दी होप ड्रंक वेयर इन यू ड्रेस्ड योर सेल्फ, वो सवाल करती है कि क्या मैकबेथ स्केयर टू बी दी पर्सन ही विशेस, मतलब क्या ऐसा मैकबेथ व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई आशा ना हो, यानी क्या उसकी आशा नहीं होती है कि राजा बने? टू बी एंड टू डू दी थिंग ही विशेस टू डी, यानी कोई चीज करना चाहता है, इच्छा करता है, तो क्या उसका करने का मौका मिले तो करना नहीं चाहिए? तो होप का मतलब ये है टू बी किंग हेयर आफ्टर, मतलब इस राजा को मार दोगे तो इसके बाद राजा बनने की क्या इसकी इच्छा नहीं है। वाज दी होप ड्रंक वेयर इन यू ड्रेस्ड योर सेल्फ। 180वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर एज यू लाइक इट। कौन सा सॉन्ग जो है नहीं है शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में? तो देखिए, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये तो सॉन्ग है एज यू लाइक इट में, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ब्लो ब्लो थाउ विंटर वाइंड, ये भी है ब्लो ब्लो थाउ विंटर वाइंड। तीसरा सॉन्ग व्हाट शैल ही हैव दैट किल्ड द डियर, तो व्हाट शैल ही हैव दैट किल्ड द डियर, ये भी है। चौथा जो इसमें सॉन्ग दिया गया है, हेयर वी गो राउंड एंड द मलबेरी बुश, तो मलबेरी बुश ये जो सॉन्ग है ये इंग्लिश लैंग्वेज नर्सरी राइम एंड सिंगिंग गेम है। इट हैज राउंड फॉक सॉन्ग
इंडेक्स नंबर ऑफ 7882, दिस सॉन्ग इज नॉट फ्रॉम शेक्सपियर एज यू लाइक। मतलब ये जो सॉन्ग आया है हेयर वी गो राउंड एंड मलबेरी बस, तो ये सॉन्ग जो है राउंड फॉल्क से है, एक स्टोरी है राउंड फॉल्क सॉन्ग, और जिसमें इंडेक्स नंबर 7882 पे लिखा हुआ है। ये एज यू लाइक इट का नहीं है। अंडर द ग्राउंड ग्रीनवुड ट्री ये है, ब्लो ब्लो थाउ विंटर वाइंड ये है, व्हाट शैल ही हैव दैट किल्ड द डियर ये है, लेकिन चौथा ये नहीं है, हेयर वी गो राउंड दी मलबेरी बुश, बाकी सब हैं। अब ये जो आया है चौथा सॉन्ग हेयर वी गो राउंड एंड मलबेरी बस, तो ये जो है ए राउंड फॉक सॉन्ग है, इंडेक्स नंबर 7882 पे। तो ये तो 180 क्वेश्चन हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।